अभी सिर्फ 4 बच्चे आए हैं, तो मैं कह रही थी कि हम ना स्टार्ट ले लेते हैं, तो जो साथ साथ ज्वाइन करता रहेगा और जिसका थोड़ा रह जाएगा वो रिकॉर्डिंग से देख ले, आसानी रहेगी। क्योंकि ना थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है और 4:30 पे आप लोगों का फार्मा का लेक्चर भी होना है, तो आसानी इसी तरह रहेगी कि मैं स्टार्ट ले लूँ और इसको कोशिश करूँ कि जो ये थोड़ा सा है कि इंफॉर्मेशन वाला सिर्फ जनरल सा है, वो आप लोगों का बेशक किसी का अगर रह भी जाता है तो वो रिकॉर्डिंग से देख ले तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जो आगे वाला है ना उसमें सारे पास हों मीटिंग के अंदर ही हों। अब सबसे पहले है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेच। बेसिकली उसमें इसने ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स हो गए, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नर्व्स, मसल्स, नर्व्स में आ गई, लेकिन इनमें आगे से कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल आते हैं, ठीक है। उसने ये बता दिया आपको वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल, फेशिया, स्किन, ठीक है। अब मैंने आपको ये इस 2-4 लाइनों के बारे में बताया था कि हमारे पास जब भी किसी इंजरी, डिजीज या सर्जरी की वजह से पेन हुआ है या हमारे पास टीयर होने की वजह से हमारे अंदर से जो मायोफिब्रिल्स वगैरह है या फिर हमारे पास जो अगर वेसल्स हैं तो उनके सेल्स वगैरह डैमेज हुए हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब एक्सटेंसिबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज होगी, लिमिट होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पे हमारे पास पेन आ जाएगा। पेन की वजह से हमारे पास जो पेशेंट होगा ना, वो अपनी रेंज ऑफ मोशन को लिमिट कर लेगा खुद ही, कि वो उस हद तक ही रेंज ऑफ मोशन शो करेगा जिस हद में उसको पेन नहीं है, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन के अंदर से वो रहेगा। अब वो कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एडेप्टेशंस ऑफ टिश्यूज ऑफन अकम्पेनिड इमोबिलाइजेशन। इस पॉइंट में ये है कि विद टाइम आप इमोबिलाइजेशन अपने जॉइंट की कर देते हो, तो विद टाइम हमारे पास वहां पे रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिट कर जाती है। पेन हुआ था थोड़ा सा, पेशेंट ने कहा कि बजाय इसके कि मैं अपने जॉइंट को मूव करूं, मुझे पेन हो, मैंने उसको लिमिट ही कर देना है, वो लिमिट कर देगा, वो मूवमेंट ही नहीं शो करेगा। विद टाइम खुद इमोबिलाइजेशन करके उसने अपनी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज किया है। ये अडेप्टिवली रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जब विदाउट कास्ट और पीओपी टाइप चीजें नहीं लगी हैं, लेकिन पेशेंट ने खुद कर लिया है। अब हमारे पास जो एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, उनके अंदर हमारे पास मसल्स हैं, हमारे पास टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, इन सब के अंदर मेजर हमारे पास यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? आपके अंदर हमारे पास यूनिट्स हैं, हमारे पास इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल जो होते हैं हमारे पास उसमें मसल्स आ जाते हैं, मसल्स के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं और उनका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट सार्कोमेयर होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल आ गया। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल के अंदर हमारे पास एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स आ जाते हैं जो कि मसल स्पिंडल के अंदर मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद गोल्जी टेंडन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे 2 मेजर टर्म्स हैं, इलास्टिसिटी और विस्कोइलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में ये होता है कि हमने एक चीज को स्ट्रेच किया, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला गया, वो इलास्टिसिटी है। विस्कोइलास्टिसिटी में टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, हमारे सॉफ्ट टिश्यू को इनिशियली रेजिस्ट करता है डिफॉर्मिटी को। और हमारे पास प्लास्टिसिटी, विद टाइम जो है हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यू की टेंडेंसी टू इलास्टिक इटसेल्फ वो कम हो गई है। अब वो जो एक लेंथन पोजीशन थी वो उसके अंदर रह गया, डिफॉर्म हो गया है, तो हमारे पास उसकी वो प्लास्टिसिटी है। अब हमारे पास आ जाती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज। ये आपने देख लिया होगा, इतनी दफा इंपॉर्टेंट 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 लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि ये वाला एलईक्यू सिर्फ इस तरह नहीं आता कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज ही अकेले लिखनी है, आपको मैकेनिकल के साथ साथ न्यूरोफिजियोलॉजिकल भी आ रही होती है, ठीक हो गया। तो ये काफी लंबा एलईक्यू बन जाता होता है।
अब हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास एक मसल जो होता है, हमारे पास उसकी क्या कवरिंग्स होती हैं। पहले हमारे पास एंडोमीशियम, पेरीमीशियम, एपीमीशियम, ये 3 होती हैं। हम लेयर्स को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जनरल लाइंस हैं, आप पढ़ोगे आपको आसानी रहेगी समझने में। जो बेसिक चीज है ना वो है हमारे पास, आगे जब हम लोगों ने गोल्जी टेंडन यूनिट और मायोफिब्रिल में जाना है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाली ये बातें हमने बार बार पढ़ी हुई है बायोमैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। मैं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जितनी रिक्वायरमेंट है ना कि आपको एक्सप्लेन अच्छा हो जाए उतना कि मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, या अंदर जो SCQ या LEQ की रिक्वायरमेंट होगी ना MCQ के लिए, मैं वो बता दूंगी। आपको पता ही है एंडोमीशियम हमारे पास इनर मोस्ट लेयर, एपीमीशियम हमारे पास मिडल में आती है, हमारे पास इन केस कर रही होती है वो फाइबर बंडल्स को, और एपीमीशियम जो है वो फेशियल शीट्स को जो है इन्वॉल्विंग कर रही होती है, यानी कि ओवरऑल इंटायर मसल को कर रही होती है। अब आ जाता है कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट ऑफ ए मसल। जब रहेगा कॉन्टेक्टाइल टिश्यू, कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज के अंदर ये नहीं कहना कि वो हमारे पास सार्कोमेयर है। कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल्स हमारे पास सार्कोमेयर है। कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज में हमारे पास इटसेल्फ मसल पूरा आता होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने सारा पढ़ा था कि हमारे पास एक जी लाइन होती है, एक एच रीजन होता है, सारा कुछ, वो सारी बातें ही दोबारा इधर लिखी हुई हैं कि हमारे पास ईच मायोफिब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर स्ट्रक्चर का सार्कोमेयर विच लाइन सीरीज एंड टू एंड होते हैं विद इन अ मायोफिब्रिल। हमारे पास दो कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिन और मायोसिन है, जो कि हमारे पास जब मोटर यूनिट की वजह से स्टिमुलेट करेंगी, हमारे पास ये स्लाइड टुगेदर करेगा, एक्टिवली शॉर्टन होगा। जो हम लोगों ने एक जनरल बायोमैकेनिक्स में एक अपना सार्कोमेयर की एक्शन पढ़ा था ना, वो यही सारी वही डायग्राम के अंदर भी दोबारा बता दिया, स्ट्रेच, रिलैक्स, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच, जो कि मैं आपको रीडिंग करके साथ साथ बताऊंगी, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। When a muscle is stretched and elongates, the stretch force is transmitted to the muscle fiber via connective tissue in and around the fibers. It is hypothesized that molecular interactions link these non-contractile elements to the contractile unit of the muscle, the sarcomere. इसमें वो कह रहा है कि हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस हम लोगों ने जनरेट की हुई है कि जो हमारे पास नॉन कॉन्टेक्टाइल यूनिट्स हैं वो हमारे कॉन्टेक्टाइल यूनिट्स के साथ इंटरलिंक्ड है, कि जब हमारे पास कॉन्टेक्टाइल यूनिट्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं तो वो कॉज करते हैं नॉन कॉन्टेक्टाइल यूनिट्स के स्ट्रेच को भी। During passive stretch, both longitudinal and lateral force transduction occurs. When initial lengthening occurs in the series, elastic component tension rises sharply. जब हमारे पास सीरीज के अंदर हमारे पास लेंथनिंग होगी ना, तो हमारे पास उसने कहा टेंशन जनरेट होगी शार्पली। आफ्टर पॉइंट देयर इज अ मैकेनिकल डिसरप्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूरल एंड बायोमैकेनिकल चेंजेस, क्योंकि हमारे पास ये होता है कि जब भी एक हम लोगों की पैसिव स्ट्रेच है ना, तो उसके अंदर जो भी हम एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले उसकी बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है। तो वो यही बता रहा है कि जब हम लोगों ने एक पैसिव स्ट्रेच हुआ, इलोंगेशन हुई, टेंशन जनरेट हुई, तो हमारे पास जो ये टेंशन जनरेट हुई उसने उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, तो हमारे पास मैकेनिकल डिसरप्शंस वो हमारे पास इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरल एंड बायोमैकेनिकल चेंजेस। बायोमैकेनिकल चेंजेस है, हमारे पास वाटर कंटेंट आ जाता है, हमारे पास प्रोटीन्स, और हमारे पास प्रोटीन्स का आ जाता है कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही होती हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास कि हमारे पास जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो हमारे पास स्लाइड अपार्ट करते हैं, लीडिंग टू एब्रप्ट लेंथनिंग ऑफ द सार्कोमेयर, स्ट्रेचिंग हो रही है क्योंकि समटाइम्स रेफर टू एज सार्कोमेयर गिव। सार्कोमेयर गिव की अगर डेफिनेशन आती है तो आपने ड्यूरिंग स्ट्रेच से लेके सार्कोमेयर गिव तक लिख देना है। When the stretch force is released, the individual sarcomere return to their resting position. कि हमारे पास स्ट्रेच फोर्स रिलीज हुई या वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सार्कोमेयर कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल है, और कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल का मतलब यह है कि वो इलास्टिक इन नेचर है, इस वजह से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चला गया। The tendency of muscle to return to its resting length after short-term stretch is called elasticity. वही बात उसने मेरी वाली दोबारा रिपीट कर दी। If longer lasting or more permanent length increases are to occur, the stretch force must be maintained over an extended period of time, जिसकी वजह से हमारे पास plasticity of that
ग्रुप ऑफ सार्कोमेर्स होगा और उस मसल ग्रुप ऑफ सार्कोमेर्स एक मसल के मायोफिब्रिल से मसल बन रहा है, तो हमारे उस मसल के अंदर प्लास्टिसिटी हो जाएगी। अब आ गया है हमारे पास रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड रीमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में हमारे पास जब हमारे पास कास्ट पीओपी लगा दी है तो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगी, और इमोबिलाइजेशन शॉर्टन पोजीशन में होगी तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगी। अब हम उसको डिस्कस करने लगे। ये ले लो। उसके बाद है हमारे पास एक मिनट, मेरी ना छोटी बहन का रिजल्ट आया तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा रोला डल गया था। अच्छा, मैं कहाँ थी? हाँ, मैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पे थी, ठीक है। If a muscle is immobilized for a prolonged period of time, the muscle is not used during functional activities and consequently the physical stress placed on the muscle are substantially diminished. सीधी सी बात है, कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं। This results in the decay of contractile proteins. Contractile proteins कौन सी है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्टिन एंड मायोसिन आर द contractile proteins. Contractile elements, sarcomere, contractile soft tissues, muscles. समझ आ रही है? बार बार एमसीक्यू अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा कॉन्टेक्टाइल चीज पूछ रहा है, उसके मुताबिक आपने आंसर लगाना है। फिर उसके बाद है कि एट्रोफी और वीकनेस हो जाएगी हमारे पास। वो हमारे पास क्या कॉज करवा देगी, हमारे पास डिके कॉज करवा देगी। अब हमारे पास जब मसल की एट्रोफी हो जाएगी इमोबिलाइज पोर्शन इमोबिलाइज फॉर्म में, एंड इंक्रीज इन फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू इन मसल्स आल्सो ऑकर। फाइब्रस और फैटी टिश्यू जब इंक्रीज हो रहा है मतलब यह है कि हमारे पास जो लिपिड डेपोजिशन है ना वो इंक्रीज होने लग गई है। लिपिड डेपोजिशन इंक्रीज जब हो जाएगी, आपने एक जनरल बात है कि जब एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो अब वो बॉडी को इतना मूव नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उसका फूड इनटेक हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, बॉडी जो है लिपिड डिपोजिशन करने लग गई है, फैट इंक्रीज हो रहा है। अब जहां पहले उसके पास एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ उसका फैट इंक्रीज होने लग गया है, वो हैवी वेट के साथ एक्टिविटी मजीद नहीं कर पाएगा। जहां वो मजीद नहीं कर पाएगा, इमोबिलाइजेशन एक तरह से हो गई ना, वो उसकी इमोबिलाइजेशन जो है ना उन मसल्स जो अब जिन जॉइंट्स को वो यूज नहीं कर रहा उनकी एट्रोफी करने लग जाएगा बॉडी खुद। फिर उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ मसल इफेक्ट इज रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन विद एट्रोफी अकरिंग मोर क्विकली एंड मोर एक्सटेंसिवली इन टोनिक पोस्चर मसल फाइबर देन इन फेजिक फाइबर्स। उसने कहा है कि हमारे पास जब एट्रोफी होती है ना, हमारे पास दो तरह के फाइबर से, स्लो टिच फाइबर, फास्ट टिच फाइबर। स्लो टिच फाइबर में हमारे पास रिस्पॉन्स जो होता है हमारे पास आहिस्ता होता है, फास्ट टिच में फौरन होता है। वो कहता है कि हमारे पास ज्यादा इफेक्ट किन पे हो रहा होता है, स्लो टिच के ऊपर रेदर देन फास्ट टिच के ऊपर। क्योंकि हमारे पास ये होता है ना कि फास्ट टिच में जैसे हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया और फौरन आपका रिस्पॉन्स होता है कि आपने विड्रॉल ऑफ हैंड करना होती है। अगर आपका वेट इंक्रीज भी कर जाता है तो तब भी ऐसे होगा कि जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगा रहे हो तभी आपका विड्रॉल ऑफ हैंड होगा, क्योंकि बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना विड्रॉल ऑफ हैंड। तो अब वो कहते हैं कि एट्रोफी हमारे पास दिनों से वीक्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है। Not only is there a decrease in cross-section area of the muscle fiber over time, and even more significant deterioration in motor unit recruitment occurs is reflected by electromyographic activity. वो कहते हैं कि EMG से हमें ये भी पता लगा है कि ना सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल में डिक्रीज आता है विद टाइम, हमारे मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट से मुराद ये है कि हमारे पास मोटर यूनिट जो हमारे पास एक मसल को सप्लाई हुए हैं और वो आगे से अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं, उसमें भी डिक्रीज आने लग जाता है। ईएमजी जो इलेक्ट्रोमायोग्राफिक
एक्टिविटी जो हमारे शो करवा रहा होता है उसके अंदर हमें बेसिकली यही पता लग रहा होता है ना कि नर्व्स जो हैं वो उसकी एक्टिविटी कैसी है, प्रॉपर है कि नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो मोटर यूनिट की एक्टिविटी है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास आ जाता है इमोबिलाइजेशन इन शॉर्टन पोजीशन। हमारे पास मोस्टली शॉर्टन पोजीशन इमोबिलाइजेशन कास्ट और पीओपी वगैरह में हो रहा होता है। अब हमारे पास कहता है कि देयर इज अ रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ मसल इट्स फाइबर एंड द नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स इन सीरीज विद इन मायोफिब्रिल एज अ रिजल्ट ऑफ सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है सार्कोमेयर गिव, नीचे हम पढ़े हैं सार्कोमेयर अब्जॉर्प्शन। वो हमारे पास पैसिव स्ट्रेच के अंदर लेंथनिंग पोजीशन में हो रहा था, यहाँ हमारे पास शॉर्टन पोजीशन में इमोबिलाइजेशन में सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दिस एब्जॉर्प्शन occurs at a faster rate than the muscle ability to regenerate sarcomere in an attempt to restore itself. अब हमारे पास जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ बॉडी की ट्राई फुल ऑन होगी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की फॉर्म में कि जो हमारे सार्कोमेयर डाई हो रहे हैं हम रीजनरेट भी करें। लेकिन क्या होगा, इमेच्योर होंगे, उसकी एक्टिविटी उस तरह की नहीं होगी जो हमारे पास सार्कोमेयर डीजनरेट हो गया उसकी। The decrease in the overall length of the muscle fibers and their in-series sarcomere in turn contribute to the muscle atrophy and weakness. अब क्या हुआ है, जो इमेच्योर सार्कोमेयर्स हैं वो भी हमारे पास रिजल्ट कर रहे हुए हैं एट्रोफी में और वीकनेस में। Muscle immobilized in a shortened position, atrophy and weakness at a faster rate than if it is held in a position, lengthened position over time. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मसल जब हमारे पास लेंथन पोजीशन में है ना, मसल की जो लेंथ है वो डिक्रीज तो नहीं ना हो रही, सार्कोमेयर डिस्ट्रॉय ज्यादा तो नहीं ना हो रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास शॉर्टन पोजीशन में है सार्कोमेयर डिस्ट्रॉय भी हो रहे, न्यू बन रहे हैं लेकिन इमेच्योर है और वो भी मजीद कॉज कर रहे हैं एट्रोफी में। अब हमारे पास वो कहता है कि जब हम लोग ये सारी एक्टिविटी देख रहे हैं ना, ये सारा मैंने आपको भी बताया मोबिलाइजेशन इन द शॉर्टन पोजीशन में। अब वो कह रहा है कि जब यहाँ पे अब इस पैराग्राफ के अंदर वो इसने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हमारे पास इमोबिलाइजेशन शॉर्टेड पोजीशन में हो रहा है तब हम लेंथ टेंशन कर्व जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेसिकली हो रही होती है उसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं। फिर हमारे पास मसल एक्टिविटी जो होती है वो पता लगती है कि मैक्सिमम टेंशन के साथ हमारी मसल कैपेसिटी जो है प्रोड्यूस मैक्सिमम टेंशन नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ पे कर रही है, लेकिन हमारे पास जब शॉर्टन पोजीशन में हो रहा है तो हमारे पास वो एक्टिविटी डिक्रीज कर गई है। फिर उसके बाद है इमोबिलाइजेशन इन लेंथन पोजीशन। वो कह रहा है कि समटाइम्स हमें ये होता है कि हम लोगों ने जब सर्जरी वगैरह किया उसके बाद हम लोगों ने इमोबिलाइजेशन करवा रहे हैं तो हमने उसको लेंथन पोजीशन में इमोबिलाइजेशन करवानी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फिब्रिलोजेनेसिस होती है। मतलब ये कि हमारे पास मजीद मायोफिब्रिल जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, जेनेसिस सिंथेसिस होती है। अब उसके ऊपर वो कहते हैं कि क्या थ्योरी बनी हुई है। Sarcomere number addition occurs to maintain the greatest functional overlap of actin and myosin filaments in the muscle and may lead to relatively permanent form of muscle lengthening. अगर हमारे पास बैक टू रेस्टिंग पोजीशन आ जाए वो इलास्टिसिटी होती है, परमानेंट फॉर्म ऑफ लेंथनिंग हो रही है, मतलब क्या हुआ, प्लास्टिसिटी हो रही है यहाँ पे। इफ द न्यूली गेन लेंथ इज यूज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस इन फंक्शनल एक्टिविटीज तो हमारे पास जो है ना बैक टू नॉर्मल भी हो जाता है। आगे हमारे पास जो है इसने एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारे पास कहाँ पे हो रहा होता है बेसिकली लेंथनिंग। हमारे पास सीरियल कास्ट यूज हो रहे हैं, डायनामिक स्प्लिंट्स यूज हो रहे हैं, रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रही हैं, तभी हमारे पास जो है ना लेंथनिंग हो जाती है, तो हम लोग के पास मायोफिब्रिल जेनेसिस हो जाता है। आगे उसने यहाँ पे एक ये ना ये बात भी है कि हमारे पास ना अगर एक पेशेंट है उसको लेंथन्ड फॉर्म में किया हुआ है ना, उसकी फीमर को सर्जरी हुई है, लेंथन्ड इमोबिलाइजेशन हुई है, तो अब उसके बाद क्या हुआ है कि जो पेशेंट है ना उसकी एक लेग की जो है ना फीमर उसके मसल्स वगैरह स्ट्रेच हो गए हैं, तो अब वो उसका सर्जिकल लेग और नॉन सर्जिकल लेग उनकी लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। और मोस्टली ये होता है कि हमारा डांसिंग बोन जो कि इस्टियम होती है ना जॉइंट में, डांसिंग बोन वहां से लेके हम लोगों ने एंकल तक लेंथ लेनी होती है सर्जिकल लेग की, और फिर उसके बाद नॉन सर्जिकल लेग के साथ उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर हम लोगों ने जो है ना पेशेंट को उस डिफरेंस के साथ ना हील वाला शू बनवा के देना होता है। ठीक है,
और वो कह रहा है कि हमारे पास लास्टिंग मोस्टली हमारे पास लेंथन या शॉर्टन पोजीशन अगर 3 to 5 वीक्स तक हो ना, तब हमारे पास ये स्ट्रेचिंग हो रही होती है, चेंज आ रहा होता है। अब आ जाता है हमारे पास न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज। अगर आप लोगों को मैं ये वाला जो पैराग्राफ वगैरह रीडिंग है ना, मैं यहाँ से कराने के बाद ना मैं आपको अपना जो मैंने सारा आपको एक और पीडीएफ भी शेयर की है ना ग्रुप में, वो भी दिखाऊंगी। मैंने उसमें ना इसको एक्सट्रीम सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से समझ आ जाती है, लेकिन ना जिसे कहते हैं ना दिमाग खोल के बैठना पड़ता है। वो आपको मैंने जो दूसरी पीडीएफ शेयर किया ना, उससे यह हो जाएगा कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में उसको रिवाइज करने में आसानी रहेगी इस पूरे अगले गोल्जी टेंडन यूनिट्स तक। ठीक है, अब है वो कहता है कि हमारे पास जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज कौन से हैं? मसल्स। उनकी न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मायो मसल स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन यूनिट। मसल स्पिंडल में पहले उसने वही कह दिया कि हमारे पास ये सेंसरी मोटर यूनिट होता है, और ऑर्गन है हमारे पास, सेंसिटिव टू क्विक एंड सस्टेन स्ट्रेच है, रिसीव करता है और कन्वे करता है इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे जो भी हमारी लेंथ ऑफ मसल में या वेलोसिटी ऑफ लेंथ चेंजेस में जो भी आएंगी ना इफेक्ट्स वगैरह, वो एफरेंट और इफरेंट के थ्रू, हमारे दो तरह के होते हैं ना न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर एंडिंग्स, एफरेंट जो कि इंफॉर्मेशन ला रही हैं, इफरेंट जो कि इंफॉर्मेशन लेके जा रही हैं। ठीक है, अब हमारे पास कहते हैं कि ये सारी डायग्राम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप लोगों का टेस्ट आएगा ना या आपको क्वेश्चन में ये लिखने को आएगा, ये डायग्राम जरूर बनाइए। प्रैक्टिस 1 से 2 दफा करोगे आसानी से याद हो जाएगी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना आपको पीडीएफ ही खोल देती हूँ। ये देखो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज। मसल स्पिंडल है जिसके अंदर ये 4 चीजें मौजूद है, एफरेंट सेंसरी फाइबर एंडिंग्स, इफरेंट सेंसरी फाइबर एंडिंग्स, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। एफरेंट जो है जो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, इफरेंट जो है जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर जो है हमारे पास, एक हमारे पास पोलर रीजन में मौजूद है और एक इक्टोरियल रीजन में मौजूद है। इनकी कनेक्शन की वजह से आप आगे हमारे पास जो है ना एक्टिविटी फुल ऑन एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल कर रहा होता है। आगे वो कहता है कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स बंडल्ड पैरेलल टू द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ को बेसिकली मैंने ना सिंपलर फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास मसल स्पिंडल फाइबर है स्मॉल इंकैप्सुलेटेड है, फिर उसके बाद उसने कहा है कि फ्रंट फाइबर एंड है, इफ्रंट फाइबर एंड स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर है जो इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल है। इंट्राफ्यूजल का उसने आगे एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास बंडल टुगेदर है और पैरेलल टू एक्स्ट्राफ्यूजल है, एंड टू एंड हमारे पास इनके अंदर कनेक्शन होता है। फिर उसके बाद कहता है कि बिकॉज इंटरफ्यूजल फाइबर्स कनेक्ट एट देयर एंड टू एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, तो जब हमारे पास इंटरफ्यूजल फाइबर्स स्ट्रेच होंगे तो वो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को भी स्ट्रेच करवा देते हैं। ये देखो, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि पोलर रीजन में हमारे पास एक पड़े होते हैं, सेंट्रल रीजन में हमारे पास पड़े होते हैं। जब पोलर रीजन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे पास वो सेंट्रल रीजन को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी। फिर उसके बाद हमारे पास है अब जो ये सारी एक्सप्लेनेशन है ना वो इस पैराग्राफ की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। कि जब हमारे पास
एंड्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे सेंट्रल पोजीशन को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। एंड पे हमारे पास कौन से पड़े हुए थे, इंट्रा जो है हमारे पास इंट्रा पड़े हुए थे ना, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब हमारे पास दो तरह की मोटर न्यूरॉन्स पड़ी हुई है, गैमा और अल्फा। जो गैमा है वो इनर्वेट कर रही है इंट्रा फ्यूजल को और अल्फा जो है एक्स्ट्रा फ्यूजल को। अब उसने कहा है कि हमारे पास इंट्रा फ्यूजल फाइबर दो तरह के हैं, न्यूक्लियर बैक फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। नेम अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन देयर सेंटर, कि हमारे पास एक बैक फॉर्म में है और एक चेन फॉर्म में है, तो उसके मुताबिक हमारे पास इसकी ग्रुप्स बनाते हैं। अब जो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे इस पैराग्राफ के अंदर है, जो ये है ना, एक मिनट रुको, ये वाली, ये सारी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एफरेंट फाइबर्स एंडिंग्स जो होती हैं हमारे पास दो तरह की होती हैं, प्राइमरी टाइप, सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप की 1A है, लेकिन सेकेंडरी टाइप 2B नहीं है, ना ही 2A है, सिर्फ 2 है, क्योंकि प्राइमरी टाइप जो है 1B भी होती है। हमारे पास क्या कर रही है, ये अराइज कर रही है न्यूक्लियर बैग से, और दूसरी सेकेंडरी टाइप हमारे पास अराइज कर रही है न्यूक्लियर चेन से। ये प्राइमरी टाइप सिर्फ सेंस कर रही है, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी टाइप है सेंसिटिव टू टोनिक स्ट्रेच है। प्राइमरी टाइप में वो कहता है कॉज मसल टू रिस्पॉन्ड टू बोथ क्विक एंड सस्टेन स्ट्रेच। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप मिलके साइनेप्स कर रही होती हैं अल्फा या गैमा न्यूरॉन्स के साथ, जो कि एक्साइटेड बाय देयर ओन फाइबर्स। ओन फाइबर्स कौन से हैं, इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। जब इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स एक्साइट होंगे, वो हमारे पास अल्फा और गैमा न्यूरॉन्स को भी एक्साइट करेंगे, जो कि हमारे पास साइनेप्स कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स ऑफ एफरेंट नर्व एंडिंग फाइबर्स के साथ, सेंसरी फाइबर एंडिंग्स के साथ, जिससे हमारे पास आगे से रिस्पॉन्स कर रहा होता है स्ट्रेच का। ये देखो, अल्फा न्यूरॉन्स स्ट्रेच करेंगे इंट्राफ्यूजल को, एक्स्ट्राफ्यूजल कर रहे हैं इंट्राफ्यूजल को, कंबाइंड इफेक्ट कॉज कर रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एफरेंट फाइबर्स को स्ट्रेच के लिए। यही सारी एक्सप्लेनेशन जहां तक लिखी हुई है। अब उसके बाद आ जाता है गोल्जी टेंडन यूनिट। लोकेशन क्या होगी, नियर मस्कुलर टेंडरल जंक्शंस पे। फंक्शन क्या है, मॉनिटर करता है चेंजेस इन टेंशन में। स्ट्रक्चर क्या है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं, वुवन अमंग कोलेजन है, ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन वाया 1B फाइबर। देख रहे हो आप, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एफरेंट फाइबर की 1A है प्राइमरी टाइप, लेकिन हमारे पास गोल्जी टेंडन यूनिट जो है वो यूटिलाइज कर रहा है 1B फाइबर को। सेंसिटिव टू स्लाइट चेंजेस ऑफ टेंशन ऑन मसल टेंडन यूनिट एज ए रिजल्ट ऑफ पैसिव स्ट्रेच ऑफ ए मसल, क्योंकि बेसिकली ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करवा रहा है ना। ये देखो इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, टेंशन मसल में जनरेट हुई, गोल्जी टेंडन यूनिट ने फायर किया, इनहिबिट किया अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को, डिक्रीज करवाएगा टेंशन मसल टेंडन यूनिट पे। बेसिकली क्या है, जब आप टेंशन स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो ना किसी भी मसल को, तो हमारे पास वो उसको रिजिस्ट कर रहा होता है। जब वो रिजिस्ट कर रहा है ना, तो बेसिकली वो हमारे पास गोल्जी टेंडन यूनिट की वजह से वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की फॉर्म में रेजिस्ट आ रहा होता है। और वो कहता है कि इसका बहुत लो थ्रेशोल्ड फायरिंग है, कि अगर आप थोड़ी सी भी स्ट्रेचिंग करवाओगे ना तो वो उसको भी रेजिस्ट करेगा, यानी कि बहुत कम फोर्स भी लगाओगे तो भी वो रेजिस्ट करेगा। वो इस बारे में बात कर रहा है कि लो थ्रेशोल्ड फायरिंग है। आगे से इनहिबिशन की डेफिनेशन है वो हम बुक से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के ऊपर इनहिबिशन की, ये लिखी हुई है। क्या स्टेट कर रहे हैं हमारे पास कि डिक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटी एंड ऑल्टर सिनेप्टिक पोटेंशियल विच रिफ्लेक्सिवली डिमिनिशेस द कैपेसिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। इनहिबिशन का मतलब ये होता है ना कि ऑपोजिशन कर रहा है बेसिकली। तो हमारे पास वो कह रहा है कि न्यूरोनल एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ऑल्टर सिनेप्टिक पोटेंशियल हो रहा है,
जो कि हमारे पास कैपेसिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट को डिक्रीज कर रहा है। ये इसकी डेफिनेशन है। कितनी अच्छी लिखी हुई है, अल्फाज 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स से बहुत अच्छी इनहिबिशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मसल स्ट्रेच हम लोगों के पास आ गई। फिर उसके बाद उसने कहा है इसका रीजन क्या होता है बेसिकली, क्योंकि हम लोग के पास उसने गोल्जी टेंजिन न्यूरॉन को उसने बता दिया है कि इसका फंक्शन ही गोल्जी टेंजिन न्यूरॉन का ये है कि वो करता है हमारे पास मॉनिटर और एडजस्ट करता है फोर्स फॉर द एक्टिविटी एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग इनवॉलंटरी एक्शन और टेंशन ड्यूरिंग पैसिव स्ट्रेच। मैंने बहुत कोशिश की है इस वाले एलईक्यू को एक्सट्रीम इजी फॉर्म में समझा सकूं। अगर स्टिल कोई समझ नहीं आती या कोई लाइन आपको कह रहे हो कि मैंने छोड़ दिया, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप मुझे बता देना। अब है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यूज। नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यूज हमारे पास लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, जॉइंट कैप्सूल्स है, फेशिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये अगर हमारे पास ये एक्टिव ना हो, हमारे पास इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास एडहीजन्स या कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। इनकी कंपोजिशन है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि हमें स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रिजिस्ट करते हैं टेंसाइल डिफॉर्मेशन को, ये इनके फंक्शन है। फिर हमारे पास 19 टाइप्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ये आपने सारे जो है ना, ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन सारी बार बार पढ़ चुके हो और थोड़ा सा एक दो लाइन ज़्यादा होगी। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आगे वो उसके ऊपर फोकस करना चाहती हूँ कि थोड़े टाइम में हम ज़्यादा कर लें, इसलिए मैं ये चीज़ें ना इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन आपको अगर ना समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चन बैक कर सकते हो, ठीक है। ये आपने डायग्राम अच्छी तरह कर लेंगे और जब ये क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर डायग्राम बनाना। इलास्टिन फाइबर्स है, रेटिकुलम फाइबर्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन्स, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर, ये सारी इनकी कंपोजिशन वगैरह ये आप लोगों ने सारी बायोमैकेनिक्स में पढ़ी थी। फिर उसके बाद आ जाता है कि मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यूज। जो हमारे पास मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यूज है लिखा हुआ है ऊपर, पास पेपर में आ चुका हुआ है, इसकी मैं रीडिंग करूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ अ वेरियस नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यूज इज डिटरमिन्ड बाय द portion of collagen and elastin fiber and by the structural orientation of the fiber। सारा का सारा आपकी ओरिएंटेशन, क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी, कि क्वालिटी इसकी आपको कैसे पता लगेगी, उसकी हेल्थ से पता लगेगी, ठीक है। उसकी अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आई हुई, सबसे पता लगेगा। वो कह रहा है कि सब पे डिपेंड करता है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ कॉन्टैक्टाइल नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यूज। Those tissues that withstand high tensile loads are high in collagen fibers. Those withstand greater compression loads have greater concentrations of proteoglycans। MCQs हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगर टेंसाइल लोड ज़्यादा हम किसी नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यूज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कंप्रेसिव लोड्स हैं तो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा। तीन तरह के हमारे पास लोड्स होते हैं ना, टेंशन, कंप्रेशन और शियर। तो टेंशन जो होता है वो टेंसाइल लोड्स ही होते हैं ना। कोलेजन इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट absorb most of the tensile stress। Collagen is a structural element of that absorb most of the tensile stress. Its mechanical behavior is explained with reference to the stress strain curve। आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स में बार बार पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भी एलईक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस लाइन के ऊपर जो हाईलाइट हुई हुई है उसके ऊपर जाऊंगी, जो कि दोबारा हमारे पास आ रही है कि हमारे पास जो कोलेजन है, when the tensile force are applied, maximum elongation of collagen is less than 10%, whereas elastin will lengthen up to 150% and return to its original configuration। उसने कहा है कि हमारे पास 10% से भी कम उसकी इलोंगेशन हुई है कोलेजन की, क्योंकि कोलेजन एक स्टिफ एलिमेंट है हमारा नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यूज का, इस वजह से वो हमारे पास सिर्फ लेस देन 10% सिर्फ प्रोवाइड कर है, जो इसकी इस बात को वाजे कर रहा है कि वो कम इलास्टिक है।
लेकिन हमारे पास इलास्टिन जो है वो 150% तक इलास्टिसिटी शो करके लेंथन हो जाता है। इस तरीके से हमें वो कह रहा है कि कोलेजन जो है 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलास्टिन है। आगे कह रहे हैं कि टेंडन के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोलेजन के अंदर स्किन के अंदर हमारे पास कैसे उसकी ओरिएंटेशन होती है, और लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल और फेशियाई के अंदर क्या उसकी ओरिएंटेशन होगी, वो सारी ये लिखी हुई है। अब उसके बाद ये को आता है। मैं मीटिंग एंड करके दोबारा मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, तो हम लोग जो है ना ये आखिरी ये को अपना पढ़ेंगे और हम इसके बाद फिनिश कर देंगे। तो मैं मीटिंग जो है ना यहाँ पे एंड कर रही हूँ।